आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो आज की इस वीडियो में हम इस एनिमल किंगडम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम, आप अपने आसपास देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग शेप के आपको जानवर मिलते होंगे। इन सारों जानवरों को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक फाइलम में पढ़ना होगा। अब टोटल 11 फाइलम है। इस 11 फाइलम को हम समझते हैं। जैसे कि पहला है पॉरीफेरा, जिसका कॉमनली हम लोग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा। इसका पहला नाम सिलेंट्रेटा था, फिर बाद में जाकर के इसका नाम निडेरिया पड़ गया। कैसे पड़ गया इसके बारे में हम जब सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तीसरा इसमें आ जाता है टीनोफोरा। चौथा इसमें आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज, इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। और फिर स्केल्मेंथेज, जिसको राउंड वर्म भी बोलते हैं। उसके बाद एनेलिडा, फिर ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिक्वाड्रेटा और लास्ट में क्वाड्रेटा। तो 11 फाइलम को हम लोगों को धीरे धीरे करके स्टडी करना है। अब ये जो 11 फाइलम डिवाइड किया गया, इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसको जो क्लासिफाइड किया गया है, किस बेसिस पे आपने इसको क्लासिफाइड किया है, इसका बेसिस पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों को समझना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि सेल है, सेल से सारे सेल मिल जाते हैं, फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। तो हम लोगों को एक एक लेवल में समझना है। जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ऐसे जानवरों को रखा गया है जिनके सेल मिल करके टिश्यू नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सेल है, एग्रीगेट्स ऐसे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी ने यहाँ जिक्र किया है कि इसमें भी हर सेल में सम डिवीजन ऑफ लेवल्स होते हैं, यानी कि इसके भी काम को बांटा गया है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप जरूर देख रहे होंगे। इसमें आता है पॉरीफेरा, जिसका कॉमनली नाम स्पॉन्ज भी है। फिर दूसरा इसमें आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल मिल करके टिश्यू बना लिया है लेकिन ऑर्गन नहीं बनाया है, तो इसलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो एनिमल्स आते हैं, जो फाइलम बेसिकली आते हैं, वो सिलेंट्रेटा से लेकर के, सिलेंट्रेटा बोलिए चाहे निडेरिया बोलिए, मैं कोई एक नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे। सिलेंट्रेटा मैं लेता हूं नाम, सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा तक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर तीसरा आता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल। टिश्यू मिलकर के यहाँ ऑर्गन बना लिया है। इसमें एक फाइल आता है जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेज। इसको ध्यान देंगे, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम लेवल में कौन से फाइलम आते हैं, कौन से फाइलम बिलोंग करते हैं, सिंपल इसमें सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेज आता है। फिर इसमें ऑर्गन मिल करके फिर ऑर्गन सिस्टम बना लिया है। अब इसके लिए इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आता है, जो स्केल्मेंथी से लेकर के क्वाड्रेटा, जो इस 11 फाइलम की मैंने बात करी, यानी कि स्केल्मेंथी जिसमें आएगा, फिर इसमें एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिक्वाड्रेटा, क्वाड्रेटा, ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं। ये तो हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात। अब हम जो अगली बात करने वाले हैं वो होता कि इसका जो बॉडी प्लान होगा किस टाइप का होगा। अब बॉडी प्लान का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक होता है, जैसे कि हम लोगों में कैसा होता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, माउथ और एनस सेपरेट होता है, यानी कि माउथ से हम खाना खाते हैं और उस एनस से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। इसमें जो है सो ओपनिंग जो होता है माउथ और एनस का, ये सेपरेट होता है। लेकिन किसी किसी जो लोअर फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उसके माउथ और एनस सेम होते हैं, एक ही ओपनिंग होती है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, जिसमें एग्जाम्पल में जो शुरुआत किया जाते हैं, जैसे कि पॉलीफेरा को छोड़ दीजिए, उसमें तो टिश्यू बना ही नहीं है, वो तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल लेवल पे ही काम कर रहा है। दूसरा नंबर पे आ जाए यहाँ पे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और एक होता है जिसका माउथ और एनस सेपरेट होता है, जैसे हम लोगों में होता है, माउथ का ओपनिंग अलग और एनस का ओपनिंग अलग होता है। इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि इसका माउथ और एनस का ओपनिंग अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर के और क्वाड्रेटा तक इसमें जितने भी जानवर आते हैं वो सारे के सारे आते हैं। अब हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, उस जानकारी को आप समझ लीजिए। जैसे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि जैसे हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकाला जाएगा, वहाँ से पंप होगा ब्लड, किसके द्वारा पंप होगा, तो आर्टरी के द्वारा। फिर आर्टरी डिवाइड करता है आर्टेरियोल्स में, फिर वो फर्दर डिवाइड कर जाता है कैपिलरी में। अब जो कैपिलरी है और टिश्यू है, इन दोनों की ना बीच में ना स्पेस होता है। कभी भी टिश्यू और कैपिलरी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि जो ब्लड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है, O2CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे आप इस रूम में सेंट मारे, परफ्यूम मारे और पूरे घर में फैल गया, ये डिफ्यूजन है। हाई टू लो यहाँ पे होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी चीज लो
लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो O2 CO2 का जो एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरी और टिश्यू के बीच में इसी तरह होता है। ब्लड कभी भी टिश्यू के संपर्क में नहीं आता है, फिर बाद में जाकर के वो वेन से फिर वो वापस हार्ट में चला जाता है। इसमें जो एग्जांपल है बेसिकली क्वाड्रेटा हो गया, जैसे हम लोग क्वाड्रेटा में आते हैं तो क्वाड्रेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर इसमें एक ऑक्टोपस आता है, हालांकि ऑक्टोपस मोलस्का होता है लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। और एक एनिलिडा एक्सेप्ट लीज जो आता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, लोग समझते हैं ऐसा कि इसमें वेसल्स नहीं होता है, ब्लड वेसल्स होता है। जब हार्ट से ब्लड वेसल्स आता है तो इनके बॉडी में ना बड़े बड़े स्पेस होते हैं जिसको साइनस कहा जाता है। इसी साइनस में टिश्यू होते हैं, जो ब्लड आता है वेसल्स के थ्रू इस टिश्यू में डायरेक्ट कांटेक्ट कर जाता है टिश्यू से। हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा कि यहाँ पे ब्लड और टिश्यू का कनेक्शन नहीं हो पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होते हैं वो टिश्यू के संपर्क में आते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो टिश्यू होते हैं वो बैथ करते हैं इन द ब्लड, मतलब नहा रहे हैं उसमें, जैसे बैथ लेते हैं ना हम लोग तो उस तरह से नहा रहे हैं, इसलिए इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके जो एग्जांपल है, जैसे कि मैंने बताया एक जो लीच होता है वो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोलस्का जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो सिमेट्री पढ़ना है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी को हम अगर किसी भी प्लेन से काटें तो वो 2 इक्वल हाफ में बट जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब जो दूसरा होता है एसिमेट्रिकल, आप किसी भी प्लेन में उनको काटो वो 2 पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एनसीईआरटी में पिक्चर भी बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में आप देखोगे कि जैसे कि जो शुरुआत के जो पॉलीफेरा है, आप इसको किसी भी प्लेन से काटोगे तो ये कोई ना कोई 2 इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, तो इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। और सिमेट्रिकल मतलब ये प्लेन से काटोगे आप किसी भी एक प्लेन से तो वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। अब सिमेट्रिकल में भी 2 टाइप का हो जाएगा। अगर आप किसी जैसे कि इंसान को अगर 20 से काटना है, 2 इक्वल हाफ में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आपको 20 से काटना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और जिसको अगर किसी भी प्लेन से काटो, चाहे कैसे भी काट दो, जैसे कि स्टार फिश किसी भी पार्ट से उसको काट दो आप, तो वो 2 इक्वल हाफ में मिलने वाला है, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी कि यहाँ पे आपको 3 चीजें सिमेट्री को देखने को मिली। पहला समझिए एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में पॉलीफेरा और सिमेट्रिकल में फिर 2 बायलेटरल और रेडियल। अब रेडियल में जो होता है वो सिलेंट्रेटा से टिनोफोरा, और जो बायलेटरल होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्वाड्रेटा। बस यही है सिमेट्री। अब तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब होता है जब मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम जब फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद यहाँ पे 3 जर्म लेयर बनते हैं। अब इसी तीनों जर्म लेयर से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो वो 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जिस भी एनिमल में, जिस भी फाइलम में ये तीनों जर्म लेयर होंगे, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई ना ट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और 2 जर्म लेयर मिलेंगे यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब जो डिप्लोब्लास्टिक में आता है इसमें आपका आ जाता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, और जो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के और क्वाड्रेटा तक। चौथा जो पढ़ने वाले हैं सिलोम। सिलोम मतलब कैविटी, बॉडी के बीच में कैविटी होनी चाहिए। जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सब सिलोम में ही तो है, खाली जगह में ही तो है। यानी कि अगर आप देखोगे एक बॉडी, आप देख लो, अगर बॉडी अगर आप कट करोगे किसी इंसान का 20 से ऐसे कट करोगे, ऊपर से देखोगे तो आपको गोली दिखेगा ना, गोली दिखेगा, तो उसमें जो बीचों बीच गया वो एलिमेंट्री कैनाल है जिसको गट वॉल भी बोलते हैं। और उसके बाद साइड से जो आपको दिख रहा है वो एक बॉडी वॉल है, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल। गट वॉल के जो कवरिंग करता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। इन तीनों के बीच में फिर मीजोडर्म होगा। और ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म बेसिकली अगर इसमें स्पेस होगा, इसमें कैविटी होगी, इसमें सिलोम होगा, तो उसको बोलते हैं सिलोमैटिक। लेकिन एसिलोमैटिक में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एसिलोमैटिक का एग्जांपल हो जाता है सिलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, और सिलोमैटिक हो जाता है एनिलिडा से क्वाड्रेटा तक। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये जो स्केल्मेंथेस है वो किस में लाई करता है, वो किस में होता है, उसको बोलते हैं सूडो सिलोमैटिक। सूडो का मतलब होता है झूठा, एक्चुअली ना पाउच के फॉर्म में ना ये पूरा फैला हुआ रहता है, जिसका एग्जांपल होता है स्केल्मेंथेस। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी जो होता है एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, यानी कि ये सेगमेंट्स में बटे होने चाहिए, वो भी सीरियल रिपीटेशन में, यानी कि कंटिन्यू रिपीटेड होना चाहिए वो। अब इसका एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे 3 टाइप का आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल, और तीसरा होगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल जो होता है बेसिकली वो जो आप जो ऑर्थ्रोपोड होते हैं उसमें एक्सटर्नल
सेगमेंटेशन मिलता है, जो कोऑर्डेटा होते हैं उसमें इंटरनल सेगमेंटेशन मिलता है, और एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों ही एनिलिडा में मिलता है। तो आई होप आपको सेगमेंटेशन के बारे में समझ में आया होगा। अब जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये जो आप एम्ब्रियो देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो का ना पीछे की साइड में, पीछे आगे के पार्ट को वेंट्रल बोलते हैं और पीछे की साइड को डॉर्सल बोलते हैं। यानी कि डॉर्सली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है इस पूरे एम्ब्रियो को, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा का फीचर होता है, तो ये कॉर्डेटा में ही सिर्फ मिलता है। यानी कि एनसीईआरटी में अगर आप आगे जाकर के, जैसे कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, तो इस जो भी मैंने आपको बोला है ना, उन सारे एग्जाम्पल को ना समराइज कर दिया गया है। अभी समराइज को अगर हम देखें, इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि फाइलम अगर हम देखें, सबसे जो राइट साइड में फाइलम देख रहे हैं। अब फाइलम जैसे कि आपको पता है, जो पॉलीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, फिर टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केल्मिन्थीज हो गया, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब ये जो फाइलम होता है, अब फाइलम के आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम। और जो पॉलीफेरा में जो सिलोम होता है वो इसिलोमेटिक होता है, यानी कि उसमें सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, यानी कि मेसोडर्म जो होगा वो कैविटी से लाइंड नहीं होगा, यानी कि वो जो लाइंड बना करके जो कैविटी बनाता है वो कैविटी नहीं बनेगा, तो वो एसिलोमेटिक हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये इसी पॉलीफेरा का अगर आप देखेंगे सिमेट्री, तो मैंने बताया जो पॉलीफेरा में एसिमेट्रिकल, दो टाइप के सिमेट्री होते हैं, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल में भी दो टाइप, रेडियल और बायलेटरल। ये तो एसिमेट्रिकल है, यानी कि आप अगर इस पॉलीफेरा के एनिमल को अगर आप कहीं से भी काटोगे तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलने वाला है। और आप वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यही तो मैंने बताया था आपको, यानी कि अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया ना, तो इससे पहले आप जो भी कुछ पढ़े हो सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया, अगर वो अच्छे से समझ में आएगा तो ये तो चार्ट काफ़ी हलवा हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। और वही देखें तो फाइलम का अगर सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया की बात करें तो इसका जो बॉडी कैविटी या सिलोम जो होता है वो भी एसिलोमेटा होता है, यानी कि इसमें भी सिलोम कोई नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इसमें रेडियल सिमेट्री होता है, यानी कि अगर आप इसको एक प्लेन से काटोगे, किसी भी प्लेन से इनफैक्ट काटोगे तो ये 2 इक्वल हाफ आपको मिलेगा। ये सेम केस टीनोफोरा के लिए मिलता है, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का अगर आप देखोगे इसका सिलोम, सिमेट्री ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। और अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, क्योंकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थीज से देखने को मिलेगा। जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थीज को देख रहे हो तो इसमें क्या होता है कि एसिलोमेट्स होता है, यानी कि इसमें भी सिलोम नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका सिमेट्री की बात करोगे तो ये बायलेटरल हो जाता है, यानी कि अगर इसको किसी एक प्लेन से काटोगे तो ही सेंटर से अगर काटोगे तो फिर ही ये 2 इक्वल हाफ होगा, यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होता है। और इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और ये किंगडम तो एनिमलिया है ही। अगर आप एस्केल्मिन्थीज की बात करोगे तो इसमें सिलोम में सूडोसिलोमेट्स बनता है, यानी कि झूठा, यानी कि पाउच में पूरी तरह से फैला हुआ रहता है, यानी कि मेसोडर्म कंप्लीटली जो है वो लाइन नहीं कर रहा है, कंप्लीटली कैविटी नहीं बन रही है, थोड़ा थोड़ा सा बच गया है पाउच के फॉर्म में, इसलिए इसको सूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। और वही सिमेट्री देखोगे तो इसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल आएगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से आप जितने भी देखोगे ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सारे के सारे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। सिमेट्री में आपको बायलेटरल मिलेगा, यानी कि एक प्लेन कट करने पे ही आपको 2 इक्वल हाफ में ये बटेगा। सिलोम की बात करोगे तो सिलोम होता है, इसलिए इसको सिलोमेटा बोलते हैं। और अगर आप देखोगे इसमें तो जो एनिलिडा हो गया, यानी कि जो एस्केल्मिन्थीज हो गया, एनिलिडा हो गया, चाहे आपका ऑर्थ्रोपोडा हो गया, चाहे आपका इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, ये सब के सब जो आते हैं वो एक पूरा का पूरा सिलोमेटिक होते हैं, यानी कि इसमें सिलोम पाया जाता है। तो आपको ये समरी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं पहले फाइलम की ओर। अब इस फाइलम को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। वो होता है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा को कॉमनली स्पॉन्ज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे ना सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसकी पूरे बॉडी पे ना मतलब छिद्र पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, यानी कि पॉलीफेरा जो एक्चुअली जो बना है ना पोर से बना है, यानी कि छोटे छोटे छेद से बनता है। यहाँ पे छोटे छोटे पूरे बॉडी पे इसके छेद मिलेंगे और इस छेद को ऑस्टिया बोलते हैं। और ऑस्टिया से और फिर इसका जो ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हो, ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, यानी कि ऑस्टिया से पानी आएगा, जो भी इसको खाना मिलना है इस पानी, चूंकि ये मोस्टली ना जनरली मरीन वाटर में होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे आपको। जो स्पॉन्जिला होता है वो एक्चुअली फ्रेश वाटर में मिलता है, लेकिन जनरली ये मरीन वाटर में मिलते हैं, यानी कि समुद्र के पानी में मिलते हैं। अब ऑस्टिया से पानी आता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। और इसके बॉडी के अंदर ना यहाँ पे कॉलर सेल होता है, फ्लैजिला इसमें लगे होते हैं, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट्स सेल बोलते हैं। अब इसी सेल में डाइजेशन होता है, यानी कि इसमें इंटरनल डाइजेशन होता है।
अब क्या होता है कि पानी आया, सारा का सारा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह जितना है ये इस कॉर्नोसाइट सेल में जाएगा, फ्लैजिलेटेड कॉर्नोसाइट सेल में। इसको कॉलर सेल बोलते हैं क्योंकि कॉलर टाइप का ये दिखता है। और ये सारे के सारे सेल जो भी डाइजेशन करना होगा, जो भी एक्टिविटीज करनी होती है इस जानवर को जीने के लिए, वो सारे एक्टिविटीज करेगा और ऑस्कुलम से बाहर निकालेगा। कंटिन्यू पानी ऑस्टिया से आएगा, ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा, ऑस्टिया से आएगा, ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अगर आप इसमें रिप्रोडक्शन देखोगे तो रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि लोअर एनिमल है, इसमें लोअर फाइला का है, इसलिए इसमें दोनों टाइप का मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एसेक्सुअल बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ सेक्सुअल ही मिलता है। तो एसेक्सुअल में आप देखोगे तो इसमें जो इंटरनल जेम्यूल भी मिलता है, जो इंटरनल बर्ड बनते हैं तो उसको जेम्यूल कहा जाता है। ये स्पोंजिला में देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन भी इसमें होता है। और आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये मोनोइसियस है यानी कि बाइसेक्सुअल है, इसको हर्माफ्रोडाइट ही बोलते हैं। बाइसेक्सुअल बोलिए, चाहे आप मोनोइसियस बोलिए, चाहे हर्माफ्रोडाइट बोलिए, चाहे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि एक ही बॉडी में इसके मेल गैमेटिक बनते हैं और फीमेल गैमेटिक बनते हैं, इसलिए इसमें बोला जाता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब होता है क्या, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए आप जैसे कि मोनोइसियस हो गया, चाहे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया, बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस, डायोसियस, आप इसको यहीं पे समझ लीजिए, काफी बार मैं इसको यूज करूंगा। तो एक होता है मोनोइसियस और एक होता है बाइसेक्सुअल, या फिर इसी को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या फिर यहीं पे एनसीईआरटी ने सेक्सेस आर नॉट सेपरेट लिखा हुआ है। यानी कि इसके एक ही बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बने, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस, या फिर उसी को बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट, या फिर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और जिसका जो जैसे हम लोगों में होता है सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और एक बात आता है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। इन सारे पॉइंट्स को, टर्मिनोलॉजी को काफी ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे कि इंसान का बच्चा होगा, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो आपको दिखने में लग जाता है कि इंसान का बच्चा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे कि आप अगर मेढक का बच्चा देखोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे बचपन में कि ये मेढक का बच्चा है, मछली जैसा दिखने में लगता है, इसको बोलते हैं लार्वा, लार्वल स्टेज है। यानी कि जो इसका जो जब ये पैदा होता है तो वो डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट बॉडी से, यानी कि एडल्ट बॉडी से बिल्कुल अलग दिखता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी कि इसमें आपको पॉलीफेरा वाले में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें ना किसी में ना जो होता है स्पिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ना एक्सोस्केलेटन बन जाता है जिससे इसको प्रोटेक्ट कर पाए, इससे पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट हो पाए, इसलिए यहाँ पे स्पिक्यूल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का इसमें कवरिंग बन जाता है, या फिर इसको स्पॉन्जिन प्रोटीन भी कहा जाता है, स्पॉन्जिन प्रोटीन का भी इसमें कवरिंग बन जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे साइकॉन हो गया जिसको स्काइपा भी कहा जाता है, और एक आता है यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं। घर में आप देखते होंगे बाथरूम वगैरह में जो नहाने के लिए जो स्पंज यूज होता है ना, उसी टाइप का देखता है, इसलिए इसको यू स्पॉन्जिया बोलते हैं। और एक आता है इसमें स्पॉन्जिला जिसके मैं हर बार बात कर रहा था, जिसमें इंटरनल बडिंग बनता है, जिसको जेम्यूल बोलते हैं, एक्चुअली फ्रेश वाटर में मिलता है, इसलिए इसको स्पॉन्जिला जो बेसिकली होता है एनसीईआरटी में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे में है, ये फ्रेश वाटर में ही मिलता है। अब ये तो हो गई पॉलीफेरा की बात। अब हम लोग अगले फाइलम की ओर बढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया। अब ये जो निडेरिया होते हैं, शुरुआत में इसका नाम जो था ना सिलेंट्रेटा था, लेकिन बाद में इसका नाम निडेरिया पड़ गया। अब सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सिलेंट्रॉन, यानी कि स्पेस, यानी कि सिलोन शब्द से आया। ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये मोस्टली मरीन में ही होते हैं, यानी कि समुद्र के पानी में ही मोस्टली पाए जाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिंपल सी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेगमेंटेशन इसमें होगा ही नहीं, ना ही नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेटा में होता है। वही अगर देखिए सिमेट्री, तो इसमें एसिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्रिकल होगा लेकिन वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, यानी कि आप किसी भी प्लेन से आप अगर कट करोगे तो वो आपको टू इक्वल हाफ में मिल जाएगा। वही जर्म लेयर की बात करें तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक मिलता है, यानी कि इसमें मेसोडर्म नहीं मिलता है। और अगर सीलोम की बात करें तो ये फिर ऑफकोर्स ये ईसोलोमेटिक हो जाता है। अगर हम बात करें इसके बॉडी शेप की, तो इसका बॉडी जो होता है ना, एक ना मतलब एक स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे कि ना सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसमें ना एक एनस जैसा होता है। अब एनस और माउथ और एनस, यानी कि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो एनस और माउथ जो होता है वो एक ही ओपनिंग से होता है। और ये इसी के नीचे हाइपोस्टोम होता है। स्टोम मतलब मुंह होता है, मतलब मुंह, और हाइपो मतलब नीचे, यानी कि इसका जो मुंह है, माउथ है, उसके नीचे है, इसलिए इस बॉडी को हाइपोस्टोम बोलते हैं। और इसके बीच में जो कैविटी है इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। अब इसके पूरे बॉडी पे ना देखिए, पहले ना इसमें जो स्पेस है ना, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा बोला गया, लेकिन ठीक ऐसा ही कैविटी अगले वाले जो हम पढ़ेंगे यानी कि टीनोफोरा में ठीक ऐसा ही स्पेस मिलता है। लेकिन आप किसी
किसी भी फाइलम को तभी बना पाओगे जब उसमें कुछ विशेष चीज़ देखोगे। तो अब ये विशेष चीज़ इसमें रहा नहीं, क्योंकि ये टीनोफोरा में भी पाया जाता है, इसलिए इसको निडेरिया कहा गया। और निडेरिया इसलिए कहा गया कि इसके पूरे बॉडी पे यानी कि इसके ऊपर ना टेंटिकल्स भी निकले हुए रहते हैं। अब जो टेंटिकल्स होता है, इसके टेंटिकल्स और इसके पूरे बॉडी पे एक नीडोब्लास्ट सेल होता है। अब ये जो नीडोब्लास्ट सेल होता है उसमें निमेटोसिस्ट होता है। निमेटोसिस्ट मीन्स इसमें ना ट्यूब होता है, इस ट्यूब में ना स्टिंग भरा हुआ रहता है, यानी कि जहर भरा हुआ रहता है। और यहाँ पे टच एक सेंसिटिव होती है, यानी कि जब भी इसको कोई अगर टच करेगा तो ये ट्यूब बाहर निकल के आता है और स्टिंग निकालता है। और इसके जो स्टिंग होते हैं, इसके जो जहर होते हैं ना, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि अगर पैरालिसिस भी मार सकता है, मार देता है एक्चुअली। तो इसी जो अपना जो ये जो ट्यूब निकाला है, जो टच सेंसिटिव निकाला है, यानी कि जिसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं, इसमें जो बेसिकली जो नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट में एक जो स्पेस है, इसी को निमेटोसिस्ट बोलते हैं। और इसी में ट्यूब होता है, और इसी ट्यूब से ये एनकरेज भी करता है, अपना डिफेंस ऑफ प्रे भी करता है, यानी कि कैप्चर ऑफ प्रे करता है, डिफेंस करता है, एनकरेज यानी कि खाना पीना भी उसमें सट करके खाना खा लेता है। अब इसका जो अगर आप देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप का है, और सिलेंड्रिकल शेप का बेसिकली ये जो है हाइड्रा और जो एडम्सिया है, एक्चुअली इसका जो बॉडी शेप होता है ना वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और सिसाइल होता है, यानी कि जो समुद्र का जो लहर होता है उससे ये मूव करता है, यानी कि रुकी हुई बॉडी होती है। तो ऐसे फॉर्म वाले बॉडी को पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप मीन्स आप सीधा समझेंगे कि इसका जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल शेप होगा, और सिलेंड्रिकल शेप के साथ इसकी जो बॉडी होगी सिसाइल होगी, रुकी हुई होगी। ये जो बहाव आएगा, यानी कि जो करंट का फ्लो आएगा समुद्र में, मरीन में, उसके बहाव से ये चलेगा। तो ऐसे बॉडी फॉर्म को पॉलिप कहा जाता है। और वहीं में एक आता है इसमें जेलीफिश का नाम सुने होंगे, वो भी इसी सिलेंड्रेटा में आता है, लेकिन उसका बॉडी का सिर्फ अम्ब्रेला जैसा होता है। और जो मैंने बताया ना, जो हाइपोस्टोम, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये सब के सब इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी शेप होती है वो अम्ब्रेला टाइप की होती है। इसमें भी टेंटिकल्स बहुत सारे निकले होते हैं, इसमें भी नीडोब्लास्ट होता है, इसलिए तो इसको निडेरिया कहा गया है। अब इसी में क्या होता है ना कि जिसकी बॉडी अम्ब्रेला शेप की हो और टेंटिकल्स निकला हुआ हो, तो ऐसे बॉडी फॉर्म को, और इसमें बेसिकली जो होता है वो फ्री स्विमिंग हो, यानी कि आराम से ये स्विमिंग कर सकता है, तो इसको बोलते हैं मेड्यूसा। और जो पॉलिप से ना क्या होता है कि जैसे कि एक ओविलिया आता है इसमें। अब ओविलिया में क्या होता है कि पहले पॉलिप बनता है, अगले जनरेशन में मेड्यूसा बनता है, फिर मेड्यूसा बनता है, फिर उसके अगले जनरेशन में ये पॉलिप बन जाता है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। और ऐसे प्रोसेस को मेटाजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि जब ये पॉलिप से मेड्यूसा बनता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब ये मेड्यूसा से पॉलिप बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बार फिर सुनेंगे, यानी कि जब पॉलिप से मेडुसा बनता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मेडुसा से जब पॉलिप बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको पॉलिप और मेडुसा के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे कि एडम्सिया हो गया, जैसे कि मैंने आपको हाइड्रा बता दिया, ऑरेलिया बता दिया, ओवेलिया बता दिया। ऑरेलिया को ही जेलीफिश कहा जाता है। इसमें आता है एक एडम्सिया, जिसको सी एनिमोन भी कहा जाता है, समुद्री राक्षस बोला जाता है। इसमें फाइजेलिया आता है, जो बेसिकली फाइजेलिया जो होता है उसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते। इसमें एक पेनाट्यूला आता है जिसमें सी पेन जैसा दिखता है, इसलिए इसको समुद्री कलम, समुद्री पेन बोलते हैं। तो ये पेनाट्यूला होता है बेसिकली। गोर्गोनिया होता है, सी फैन इसको बोला जाता है। और एक मिनड्रेना होता है जिसको। अब बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में। अब जो टीनोफोरा होता है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, यानी कि इससे पहले आपने देखा होगा सिलेंट्रेटा या निडेरिया जिसको बोलते हैं, और जो पॉलीफेरा होते हैं वो जनरली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन जो टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये मरीन वाटर में ही मिलेंगे आपको। सिंपल सी बात है। फिर मैंने आपको बता ही दिया था, रेडियल सिमेट्री होगा, यानी कि सिमेट्रिकल होगा लेकिन रेडियली होगा, यानी कि अगर आप इसको किसी भी प्लेन से कट करोगे तो ये आपको 2 इक्वल हाफ में मिल जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना इसमें एक्सटर्नल होता है। अब इसमें ना एक यूनिक फीचर होता है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, यानी कि ये अंधेरा में चमकता है। और इसको ना सी वॉलनेट या फिर कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सी वॉलनेट्स का मतलब होता है समुद्री अखरोट, और कॉम्ब मतलब होता है कंघे, यानी कि इसकी पूरी बॉडी पे अगर आप देखोगे तो 8 कंघे लगे होते हैं, यानी कि बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज। कॉम्ब जेली है ना, ये जो कंघा होता है इसमें सिलिया की तरह ये आप ऐसा बिहेव करता है, इसी से मूवमेंट अपना करता है। जो स्विमिंग जो कर पाता है ना, इसी सिलिया की वजह से कर पाता है। ये जो 8 इसमें जो सिलिएटेड जो कॉम्ब लगा हुआ है, इसलिए इसको सी वॉलनेट या कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। अब इसमें टेंटिकल्स भी होते हैं। अब टेंटिकल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और अगर होंगे तो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इससे पहले वाले में सिलेंट्रेटा और पॉलीफेरा में आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। और इसमें देखिए तो इसमें ना
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। और अगर आप देखोगे इसमें जो डाइजेशन जो होता है ना, वो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों चीज होते हैं, यानी कि डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होंगे। अभी ना सेक्सेस आर नॉट सेम, यानी कि ये बायसेक्सुअल होता है। अब ये तो बात हो गई टिनोफोरा की बात। अब हम बात करते हैं अगले फाइलम की, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब होता है चपटा वर्म, यानी कि फ्लैट वर्म। वर्म मतलब कीड़ा, फ्लैट मतलब चपटा। यानी कि इसका जो बॉडी होता है ना, दे हैव डॉर्सी वेंट्रली फ्लैंटेड बॉडी, यानी कि चपटा बॉडी होता है, इसलिए इसको फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। और ये एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि ये ना किसी बॉडी के, यानी कि अपने होस्ट के अंदर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसके जीवन व्यतीत करने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक मटेरियल होना चाहिए जिससे वो किसी होस्ट की बॉडी में चिपक सके। तो इसके पास ना हुक एंड सकर्स होते हैं। अब हुक क्या होता है, बेसिकली उसके बॉडी में ये चिपक के रह सकता है, उसको पकड़ के रह सकता है। और सकर्स में जो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं होस्ट के, वो उस सक कर लेगा, इसलिए इसके पास सकर्स होते हैं। अब ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमैटिक होते हैं, यानी कि इसमें भी अभी तक सिलोम नहीं पाया गया। और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज मिलता है। इसके आगे जब आप एस्केल्मिन्थीज पढ़ोगे तो वहां पे आपको फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें ना स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको फ्लेम सेल कहा जाता है। फ्लेम सेल का काम होता है जैसे कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना और साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करना। हमारी किडनी भी तो करती है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है और साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है पानी को बैलेंस करना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ना, इससे पहले आपने देखा होगा कि जितने भी रेस्पिरेशन होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं, उस बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। लेकिन पहली बार इसमें फ्लेम सेल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, ये थोड़ा थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अभी तक जो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन जो देखा है वो सिर्फ एक्सटर्नल टिनोफोरा में ही देखा है, यानी इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज आएगा। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है एक प्लैनेरिया। हाई रीजनरेशन पावर होता है, यानी कि इस प्लैनेरिया को आप अगर कहीं से भी कट करोगे ना तो एक नया प्लैनेरिया आ जाएगा। फिर इसमें एक टीनिया आता है जिसको टेप वर्म भी कहा जाता है, और फेसियोला होता है जिसको लिवर फ्लिप भी कहा जाता है। इसका एनसीईआरटी में जैसे कि आप पिक्चर भी देख पा रहे हो, टेप वर्म और लिवर फ्लिप का टेप वर्म को टीनिया भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे टीनिया और फेसियोला का डायग्राम बना हुआ है। हम बात करते हैं एस्केल्मिन्थीज के बारे में। एस्केल्मिन्थीज जो होता है ये राउंड वर्म होता है, जहां प्लेटीहेल्मिन्थीज को कॉमनली फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, एस्केल्मिन्थीज को राउंड वर्म भी कहा जाता है। राउंड वर्म का मतलब होता है ना, ये राउंड होता है, ये फ्लैट नहीं होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज की तरह। अब ये फ्री लिविंग है, यानी कि एक्वेटिक मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल मिल सकता है, पैरासाइट भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं, यानी कि ये कहीं भी मिल सकता है। अब इसमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि पहली बार यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है, यानी कि बायलेटरल अगर आप इसको एक प्लेन में कट करोगे तो ये 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे, यानी कि कहीं से भी कट करने पर 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, एक प्लेन में कट करने पर ये 2 इक्वल हाफ मिलेगा, इसलिए इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि अब से जब हम कॉर्डेटा तक पढ़ेंगे ना, सब के सब बायलेटरल सिमेट्रिकल आएंगे। यानी कि ट्रिपल ब्लास्टिक होता है इसमें, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों टाइप के इसमें जर्म लेयर आपको मिलेंगे। अब सबसे खास बात है सिलोम के बारे में, यानी कि सूडोसिलोमेटिक है। अभी तक ना सबसे इससे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, चाहे टिनोफोरा हो, चाहे आपका सिलेंट्रेटा हो, चाहे आपका पॉरीफेरा हो, ये सब के सब जो होते हैं ना ये एसिलोमेट थे। लेकिन पहले बार यहाँ पे सूडोसिलोमेट मिलता है। सूडोसिलोमेट मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, सिलोम होगा लेकिन जो इसका जो मेसोडर्म होता है ना वो पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड होता है, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, इसलिए इसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं, यानी कि जूठा सिलोम यहाँ पे होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, इट इज ए कंप्लीट विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि यहाँ पे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे काम कर रहा है। एंड इट हैज़ एक्सक्रीटरी ट्यूब, जो क्या करता है ना, बेसिकली जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है इसमें तो सूडोसिलोम है, थोड़ा सा यहाँ पे कैविटी है, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना वो इसी सिलोम के थ्रू बाहर निकाल के रख देता है। अब रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये ना इसमें ना यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सेक्सेज आर सेपरेट, जैसे हम लोगों में होता है, इसको डायोसियस भी कहा जाता है, मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो फीमेल का जो लंबाई होता है ना मेल के मुकाबले में ज्यादा होता है। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। अभी तक फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल सिर्फ टिनोफोरा में हम लोगों को मिला था। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, यानी कि एनसीईआरटी ने लिखा है मे बी डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि लार्वाल स्टेज यहाँ पे अभी तक नहीं देखने को मिला है। इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है इसमें एक हुक वर्म। हुक वर्म को एनसाइक्लोस्टोमा बोला जाता है, और साथ ही साथ अगर आप देखो तो इसमें एक आता है राउंड वर्म। राउंड वर्म को
स्कैरिस भी कहा जाता है, और एक आता है इसमें वुकरेरिया जिसको फिलारियल वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो फिलारियासिस होता है ना इसी वुकरेरिया से होता है, इसलिए इसको फिलारियल वर्म कहा जाता है। अब बात करते हैं एनलिडा के बारे में। जो एनलिडा होता है वो लैंड पे ही मिलता है, फ्री लिविंग भी होता है, और समटाइम्स ये पैरासाइट भी हो जाते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर ये चिपक के रह सकते हैं, यानी कि पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, और जो सेगमेंटेशन होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें सूडोसिलोमेट नहीं होते हैं, अब यहाँ से सिलोम स्टार्ट हो गया है, लिटरली आपको सिलोमेट मिलेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के और कॉर्डेटा तक आपको सारे के सारे सिलोमेट एनिमल्स मिलेंगे। अगर हम बात करें इसको ना, एक्चुअली एनिलिडा का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में एन्यूल्स, एन्यूल से ये एनिलिडा बना है। एन्यूल्स का मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी कि इसके पूरे बॉडी पे लिटिल रिंग आप देखने को मिलेगा, इसलिए इसको एनिलिडा कहा गया है। अब इसमें ना लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स आ जाते हैं, और मसल्स का काम होता है लोकोमोशन करना। हमारे बॉडी में भी जो लोकोमोशन होता है ओनली ड्यू टू मसल्स, तो इसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल देखने को मिल जाएगा, विच इज हेल्प टू लोकोमोशन इन द एनिलिडा। अब इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बस एक को छोड़ के वो है लीच। लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैंने आपको इस क्लास के शुरुआत में ही आपको ये बता दिया था। इसमें एक नेरिस होता है। अब नेरिस में क्या होता है, ये एक्वेटिक एनिलिडा है। अब एक्वेटिक होगा तो इसके पानी में चलने के लिए इसके पास कुछ तो होना चाहिए, तो इसमें लेटरल अपेंडेज होते हैं जिसको पैरापोडिया बोलते हैं, इसकी सहायता से ये पानी में स्विमिंग कर सकता है। अब ये एक ऐसा होता है जो डायोसियस होता है और यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि डायोसियस यूनिसेक्सुअल एक ही चीज हुआ, लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि एनिलिडा के जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, और बाइसेक्सुअल नेरिस एक इकलौता ऐसा मेंबर है इस एनिलिडा का जो डायोसियस होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें ना एक नेफ्रेडिया होता है। अब नेफ्रेडिया का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना और एक्सक्रीशन करना, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है। यानी कि इससे पहले अगर आप इसमें देखे होंगे स्केलमेंथिस में, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ रहे हो इसमें एक स्पेशल ऑर्गन आ गया जिसको नेफ्रेडिया कहा जाता है, जो एक्सक्रीशन में भी इसको हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसको हेल्प करता है। अब इसमें ना धीरे धीरे आप देखोगे तो न्यूरल सिस्टम भी इसमें कंजिस्ट होने लगा है। अब इसमें ना देखिए जो गैंग्लिया होता है, इसमें जो गैंग्लिया दिया हुआ है, गैंग्लिया सेल जो बॉडी होती है ना उसके ग्रुप को गैंग्लिया कहा जाता है। अब क्या होता है कि इसमें 4 होते हैं, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, और नीचे से नर्व कोड निकला हुआ रहता है, और जो 2 ऊपर 2 नीचे ये जो आपस में कनेक्ट होते हैं ये लेटरल नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और इसके दोनों नीचे साइड से दोनों गैंग्लियन से नर्व कोड निकला हुआ रहता है। यानी कि अगर आप देखोगे, यानी कि कोई अगर जैसे कि इंसान है, हम लोग हैं, अब हम लोगों का जो फ्रंट साइड होता है वो वेंट्रल होता है और पीछे का साइड डॉर्सल होता है, लेकिन अगर कोई इंसान लेट जाए, यानी कि अपने जो फ्रंट वाला यानी कि वेंट्रल वाला पार्ट है उसको नीचे कर दे, तो वो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा उसका वेंट्रल, और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा डॉर्सल। तो इसका जो नर्व कोड होता है ना वो वेंट्रल होता है, लेकिन हम लोगों में आप देखोगे नर्व कॉर्ड डॉर्सल होता है। अब इसमें नर्व कॉर्ड जो डबल होता है, लेकिन अपने लोगों में क्या होता है कि जो नर्व कॉर्ड होता है वो सिंगल होता है। अपने लोगों में क्या होता है कि हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, लेकिन एनिलिडा में आप देखोगे मतलब कॉर्डेटा छोड़ के आप जहां भी देखोगे ना सब के सब डबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, और 2 नर्व कोड इसमें मिलते हैं। अब इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें एक आता है नेरिस, फिर इसमें आता है फेरिटिमा। फेरिटिमा को अर्थवर्म भी कहा जाता है, और इसमें जो लीच आता है जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, अब लीच को बेसिकली हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप एक नेरिस का फोटो देख पा रहे हैं और दूसरा जो देख पा रहे हैं वो लीच का यानी कि हिरुडिनेरिया का पिक्चर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े फाइलम की जो है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा लॉन्गेस्ट फाइलम है। अब ये लगभग 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड्स, यानी कि अगर आप 100 जानवर देख रहे हो ना उसमें 70 ऑर्थ्रोपोड है, यानी कि इंसेक्ट को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, सेगमेंटेशन होगा इसमें, और जो सेगमेंटेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। यानी कि आप एनिलिडा में देखोगे सेगमेंटेशन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों होता है, लेकिन ऑर्थ्रोपोड में सिर्फ एक्सटर्नल होता है और क्वाड्रेटा में इंटरनल होता है। इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। अब क्या होता है कि इसके ना बॉडी पे ना काइटिनस का एक्सोस्केलेटन होता है। अब काइटिनस इतना टफ सुगर होता है कि ऐसा माना जाता है कि जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें जो न्यूक्लियर अटैक होगा तो उसके रेडिएशन से सिर्फ कॉकरोच ही बचेगा, क्योंकि उसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। यानी कि इसमें आप देखोगे तो हेड इसके पास होते हैं, थोरेक्स उसके पास होते हैं, एब्डोमेन इसके पास होता है। इसमें सेंसरी ऑर्गन जिसको एंटीना कहा जाता है, इसी से ये सेंसेस करता है। इसमें आइज होते हैं। अब इसमें 2 टाइप के आइज होते हैं, एक सिंपल आइज होता है जैसे हम लोगों में होता है, एक कंपाउंड आइज भी होता है। अब कंपाउंड
कंपाउंड आइज क्या होता है, जब हम कॉकरोच में आपको बताऊंगा तो मैं आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कंपाउंड आइज किसको बोला जाता है। यानी कि इसमें आप देखो सिंपल आइज होते हैं, कंपाउंड आइज होते हैं, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। अब देखिए ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, ऑर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट, आपने सुना भी होगा जो आर्थराइटिस एक बीमारी होती है यानी कि ज्वाइंट की बीमारी होती है, और पोडा मतलब पैर, यानी कि इसके पैर ना ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए इसको ना ऑर्थ्रोपोडा कहा गया है। अब इस ऑर्थ्रोपोडा के ना 3 क्लास होते हैं, एक होता है क्रेस्टेशिया, एरेक्निडा और इंसेक्टा। ये जो क्रेस्टेशियंस होते हैं जिसमें जो पानी में रहते हैं जैसे कि प्राउन हो गया, क्रैब हो गया, ये सब क्रेस्टेशियंस होते हैं। और आप बात करें एरेक्निडा जैसे स्कॉर्पियो हो गया, स्पाइडर हो गया, ये एरेक्निडा कहलाते हैं। और जितने भी आप मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, बटरफ्लाई सब देख रहे हो, ये सब के सब इंसेक्टा क्लास के होते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 आपको मिलेगा, इंसेक्टा क्लास, क्रेस्टेशियंस जो पानी में रहते हैं, और एरेक्निडा, स्पाइडर और स्कॉर्पियो। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस तीनों में ना अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए अलग ऑर्गन होता है अलग अलग टाइप के, और एक्सक्रीशन करने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन होता है। अब जैसे कि अलग अलग चैप्टर में जैसे आप पढ़ते जाओगे, जिस जिस सिस्टम को आप पढ़ते जाओगे वहाँ वहाँ आपको शुरुआत में ही बताया जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जो क्रेस्टेशियंस होते हैं ना उनके पास गिल्स होता है, क्योंकि पानी में रहना है तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होगा। जो एरेक्निडा होता है इनके पास बुक लंग्स या बुक गिल्स भी होता है रेस्पिरेशन के लिए, और ट्रैकियल ट्यूब्यूल आपको मिल जाएगा इंसेक्टा के अंदर। और जो इंसेक्टा में ना जो एक्सक्रीशन के लिए ना एक माल्पिगियन ट्यूब्यूल भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे कि इसमें ना इसका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस भी है, यानी कि इससे पैसे भी कमाए जाते हैं। अब इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में अगर हम देखें तो इसमें जो इंसेक्ट्स आता है जैसे एपिस, एपिस हनी बी को, अब जैसे कि पता है हनी बी से, मधुमक्खी से शहद भी पाया जाता है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस हो गया इसका। फिर एक बॉम्बिक्स होता है जिसको सिल्क वर्म भी कहा जाता है, और एक लैसिफर हो गया जिसको लैक इंसेक्ट भी कहा जाता है। लैसिफर का बेसिकली जो कंगन उंगन चोरी उड़ी बनाते हैं तो उसमें लैसिफर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जिसको लैक इंसेक्ट भी कहा जाता है। अब इसमें वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स मॉस्किटो, यानी कि जो बीमारी फैलाते हैं, मॉस्किटो भी तो ऑर्थ्रोपोडा हो गया, जैसे कि एडिस मच्छर हो गया, जो चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब के सब एडिस के थ्रू होता है। क्यूलेक्स, जैसे कि क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फिलारियासिस यानी कि हाथी पांव का बीमारी करता है। वहीं अगर आप देखोगे एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है जो मलेरिया करता है। अब इसमें एक ग्रेगेरियस पेस्ट भी आता है, ऐसे मतलब जानवर ना जो फसल खराब करते हैं और झुंड में आते हैं, वैसे को बोला जाता है ग्रेगेरियस पेस्ट, यानी कि पेस्ट मतलब फसल खराब करने वाला, और ग्रेगेरियस मतलब जो झुंड में आते हैं। इसमें आता है लोक्यूस्टा, जिसको लोक्यूस्ट बोलते हैं, जो टिड्डा होता है ना बेसिकली उसकी बात करी गई है। वहीं पे एक लिविंग फॉसिल होता है, इसमें ल्यूमुलस होता है, इसको किंग क्रैब भी कहा जाता है। ये PYQ भी है, इसको आप जो याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नीट के प्रोस्पेक्टिव से देखें। जैसे यहाँ पे आप जैसे पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ टिड्डा मारा यानी कि लोक्यूस्टा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई देखने को मिलेगा, यहाँ आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेगा यानी बिच्छू देखने को मिलेगा, और प्रॉन, जिसको देखिए प्रॉन हो गया, ये क्रस्टेशियंस हो गया, स्कॉर्पियो एरेक्निडा हो गया, और आपको जो टिड्डा दिख रहा है यानी कि लोकुस्टा दिख रहा है, और बटरफ्लाई दिख रहा है, ये इंसेक्टा क्लास हो गया। तो तीनों क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम अगले फाइलम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं मोलस्का के बारे में। अब जो मोलस्का होता है ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो मोलस्का के आता है। अब जो मोलस्का होता है ये टेरेस्ट्रियल में अवेलेबल हो सकते हैं और एक्वेटिक में भी अवेलेबल हो सकते हैं। एक्वेटिक में मरीन वाटर में मिलते हैं और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और सिलोमेट तो होगा ही होगा। अब इसमें ना बेसिकली होता क्या है कि ये ओविपेरस होते हैं और यूजुअली डायोसियस होते हैं। अच्छा एक बात आप याद और रखेंगे, ये ऑर्थ्रोपोडा की तरफ में एक बार आपको और लेके चलता हूँ। तो ऑर्थ्रोपोडा में आपने जैसे देखा होगा कि ना ये मोस्टली डायोसियस लिखा हुआ है यहाँ पे। मोस्टली डायोसियस का मतलब होता है ना इतना बड़ा फाइलम है, हो सकता है इसमें कुछ बाइसेक्सुअल हो, इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने मोस्टली डायोसियस लिखा है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है यूजुअली इंटरनल होता है। अब इतना बड़ा फाइलम होता है, हो सकता है कि किसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, लेकिन एनसीईआरटी ने कंप्लीटली इसमें इंटरनल नहीं लिखा है, इसमें लिखा है फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। अब ये मोस्ट ओविपेरस होते हैं। फिर वही बात, ओविपेरस हो सकता है कि कुछ वेविपेरस भी हो। ओविपेरस मतलब जो अंडा देता है, वेविपेरस मतलब जो डायरेक्ट यंग वन को जन्म देता है। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इतना बड़ा फाइलम है तो ये डेवलपमेंट भी डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों टाइप के आपको मिलेंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम वापस आते हैं मोलस्का की तरफ ही। मोलस्का में होता क्या है ना, इसके अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इसमें एक हेड होता है जिसमें टेंटिकल्स निकले होते हैं। फिर इसमें रेड्यूला होता है जिसको ना फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन बोला जाता है, जो फीडिंग के लिए वो काम आता है। फाइल मतलब फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन का मतलब जो आरी होता है, जो लकड़ी काटने में जो बढ़ई कारपेंटर यूज करते हैं, तो उनका आप देखते होंगे आरी कांटेदार टाइप का होता है। तो इनके मुंह भी ना रेड्यूला ने इसी दांत इसी टाइप का होता है, जिससे ये किसी भी शिकार को आसानी से पकड़ सके और उसको आसानी से खा सके। और इसमें एक मस्कुलर फुट होता है और इसी मस्कुलर फुट पे विसरल हम्प होता है। विसरल मतलब होता है जो स्मूथ ऑर्गन होते हैं यही होते हैं, तो कुआं निकला हुआ रहता है जिसको विसरल हम्प बोलते हैं। अब इस विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल की कैविटी, मेंटल का लेयर होता
होता है जो स्पॉन्जी स्किन का लेयर होता है बेसिकली। मेंटल नथिंग बट इट इज अ स्पॉन्ज स्किन या लेयर इसको बोलते हैं। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी आ गई जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। अभी जो मेंटल होता है ना, कभी कभी किसी किसी एनिमल्स में, किसी किसी मेंबर्स में कैलकेरियस सेल बना लेता है, CO3 का बोलते हैं, CaCO3 कैलकेरियस सेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसको प्रोटेक्शन कर सके। इसमें आइज भी होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो एग्जाम्पल है ना बेसिकली, जैसे कि पाइला हो गया, एप्पल स्नेल इसको बोला जाता है, पिंक टाडा हो गया, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर हो गया। तो पिंक टाडा बेसिकली जो है जो मोतियां निकाली जाती है ना, इसी से निकाला जाता है। फिर सेपिया होता है जिसको कटल फिश बोलते हैं, स्क्विड होता है जिसको लॉलीगो भी कहा जाता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है, एप्लाइजिया होता है जिसको समुद्री खरगोश भी बोला जाता है, फिर डेंटेलियम होता है जिसको टस्क सेल भी कहा जाता है, और क्यूटोप्लूरा जो काइटन का होता है ये भी होता है इसी मोलस्का का मेंबर। अब हम अगले फाइलम की ओर बढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा। अभी जो इकाइनोडर्मेटा होता है ना, देखिए इकाइनोडर्मेटा, डर्मा का मतलब होता है स्किन और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, कांटे टाइप का। तो इसके बॉडी के अंदर से निकला हुआ रहता है हड्डी, एक्चुअली हड्डी होते हैं, अंदर से निकला हुआ रहता है, इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ना ऑसिकल्स भी होते हैं, यानी कि एनिमल्स है भी एंडोस्केलेटन। यहाँ पे एंडोस्केलेटन आपको देखने को मिलेगा, एक्सोस्केलेटन नहीं मिलेगा। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर से, जैसे हम लोगों में अंदर से स्केलेटन सिस्टम है, तो ये अंदर से कांटे टाइप के बने हुए हैं, इसलिए तो इसको इकाइनोडर्मेटा कहा गया। कैलकेरियस ऑसिकल्स बोला जाता है। ऑसिकल्स बेसिकली बोन का जो प्रोटीन होता है ना, उसको ऑसिकल्स बोला जाता है, इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा जैसे बोला गया। अब इसमें ना एक्सक्लूसिवली ये मरीन होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, एक्सक्लूसिवली मरीन आपको सिर्फ यहाँ पे टीनोफोरा में देखने को मिला था, और टीनोफोरा में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिला था, यानी कि यहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अभी तक आपको टीनोफोरा में मिला, एक एनिलिडा में मिला, और तीसरा यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में मिला। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्री वाटर में ही मिलेंगे, समुद्र पानी में ही मिलेंगे आपको। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसमें जो होता है ना इकाइनोडर्मेटा में, अब इसमें एक आता है स्टारफिश। स्टारफिश जब एडल्ट हो जाता है, यानी कि एडल्ट इकाइनोडर्मेट जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। यानी कि आप उसको किसी भी स्टारफिश को किसी भी कोने से कट करोगे आपको वो 2 इक्वल हाफ मिलेगा। लेकिन जो लार्वा स्टेज होता है ना वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। वही बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इसमें आ जाता है, और इसके जो माउथ को ना लोअर नीचे की तरफ होता है जिसको वेंट्रल बोलते हैं। अब जैसे कि इंसान अगर पेट के बल नीचे लेट जाए तो उसका जो मुंह होता है वो लोअर की तरफ आ जाएगा, और जो एनस हो जाएगा वो मतलब जो पीठ हो जाएगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें ना नीचे की तरफ माउथ होता है और ऊपर की तरफ बेसिकली एनस होता है। अब इसमें होता क्या होता है देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ना नीचे यानी कि लोअर फीट से ये कोई भी पानी को लेता है और फिर अपर पार्ट एनस से बाहर निकालता है। अब इस कंडीशन में ना ये ना फूलता है, ये पानी लिया फूला फिर एनस के थ्रू बाहर निकाला, इससे इसमें मूवमेंट भी इसको होता है जिसको वाटर वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब इसको अगर कट करके देखोगे ना तो आपको ना पूरा नाली जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि इसमें ना कोई सेपरेटली अलग से ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ना कोई तरह का सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। ये इसी वाटर कैनाल सिस्टम से ही अपना सारा एक्टिविटीज पूरा कर लेता है, यानी कि फूड की गैदरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारा का सारा एक ही चीज से काम करता है जिसको वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम वो पोरिफेरा में था, यहाँ पे आप ध्यान देंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम है, यानी कि इट सिस्टम हेल्प्स लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाई एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा, यानी कि डायोसियस होगा। फर्टिलाइजर यूजुअली एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें जो एग्जांपल बेसिकली होता है जो स्टेरियास होता है जिसको स्टारफिश कहा जाता है, इकाइनस होता है जिसको सी अर्चिन भी कहा जाता है, फिर ऑफ्यूरा होता है जिसको ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, यानी टूटा हुआ स्टार, जिसका पिक्चर भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्टारफिश और ब्रिटल स्टार दोनों का यहाँ पिक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिर क्यूक्यूमेरिया होता है जिसको सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, और एंटीडोन सिलिली तो मैंने बता दिया। अब हो गया हेमिक्वाड्रेटा। अब हेमिक्वाड्रेटा के बारे में देखें तो ना शुरुआत में ना देखिए हेमिक्वाड्रेटा, अगर आप देखो तो हेमिक्वाड्रेटा लिखा हुआ, यानी क्वाड्रेटा लिखा हुआ, पहले इसको ना क्वाड्रेटा में रखा गया था, लेकिन साइंटिस्ट अपना गलती छुपाने के लिए मैं आपको ही बताऊंगा इसको हेमिक्वाड्रेटा में फिर अलग से फाइलम बनाया गया। एक्चुअली इसके ना बॉडी पे ना कॉलर एरिया में ना एक स्टोमोकोड मिलता है। लोगों को साइंटिस्ट को लगा कि ये नोटोकोड का बना हुआ है, इसलिए पहले इसको क्वाड्रेटा में रखा गया, लेकिन बाद में पता चला ये तो रूडिमेंट्री है, ये तो मेसोडर्म से नहीं बना है, इसलिए इसको ऐसे ही स्टोमोकोड नाम दे दिया गया जो सिमिलर टू नोटोकोड होता है, इसलिए इसको हेमिक्वाड्रेटा बोलते हैं। अगर आप देखोगे इसके बॉडी में ना ये ना बिल बना के रहता है समुद्र के नीचे, यानी कि इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो प्रोबोसिस कहलाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम यही प्रोबोसिस करता है। फिर इसमें कॉलर एरिया होता है, जैसे मैंने बताया रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं, जो सिमिलर टू नोटोकोड होता है। फिर एक ट्रंक होता है, यानी कि प्रोबोसिस अगला वाला पार्ट,
फिर कॉलर एरिया, फिर ट्रंक, यानी किसी ट्रंक में बिल बना करके रहता है। अब इसका बॉडी जो होता है बेसिकली सिलेंड्रिकल होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि ना एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, यानी कि मरीन आपको अभी तक मिल गया है टिनोफोरा, आपको इकाइनोडर्मेटा और यहाँ पे आपको हेमिकॉर्डेटा मिला, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेम वही बात हो जाएगी, यानी कि टिनोफोरा और एनिलिडा एक ऐड हो गया है, एनिलिडा हो गया और इकाइनोडर्मेटा हो गया और हेमिकॉर्डेटा हो गया। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको टिनोफोरा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में मिलेगा, और एक्सक्लूसिवली जो मरीन सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में मिलता है वो टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में मिलेगा। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स हैं बेसिकली, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और सिलोम यहाँ पे मिलेंगे। अब इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, ऑफकोर्स पानी में है तो गिल्स ही इसमें होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्सेज आज सेपरेट होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब काफ़ी आगे बढ़ गए हम लोग, यहाँ पे सेक्सुअल और डायोसियस यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्सेज। अगर बात करें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे कि मैंने अभी चर्चा कर ही दिया था। अब इसमें जो एग्जाम्पल बेसिकली आते हैं वो ब्लैनोग्लॉसस, ग्लॉसस का मतलब होता है जीभ। अब यहाँ पे आपको दो ग्लॉसस मिलेंगे, ब्लैनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, तो इस बात को आप बिल्कुल। अब समझते हैं कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा यानी कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स होंगे ना उनके पास नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होगा, और ये जो नोटोकॉर्ड होगा डॉर्सल होगा, यानी कि पीछे की तरफ होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। जहाँ इससे पहले आपने देखा था, यहाँ मैंने बताया था आपको डिस्क्राइब करके कि उसमें डॉर्सल नहीं वेंट्रल होता है, यानी कि नीचे की साइड होता है, और हॉलो नहीं सॉलिड होता है, और सिंगल नहीं पेयर होता है। लेकिन कॉर्डेटा में आप देखोगे डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस में लंग्स आ जाता है, क्योंकि हम लोग को गिल्स की जरूरत है नहीं, हम लोग तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं नहीं, हम लोग तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो हम लोगों का जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू हो जाता है। लेकिन मछली में आज भी गिल्स मिलते हैं। सिमेट्रिकल बेसिकली बायलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेटा होगा। अगर आप देखोगे तो पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पूंछ इसमें मौजूद रहेगी। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब जैसे कि एनसीईआरटी में ना एक चार्ट बना हुआ है, अगर आप इस चार्ट पे अगर थोड़ा सा नजर डालें तो इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। अगर आप कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल, यानी कि पीछे के साइड में, हॉलो होता है एंड सिंगल होता है। वहीं पे आप अगर नॉन कॉर्डेट्स में देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, यानी कि आगे के साइड होता है, और वो अगर वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वेंट्रल तो नीचे ही आ जाएगा, सॉलिड होगा और डबल हो जाएगा। और कॉर्डेट्स में यहाँ पे आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे, लेकिन आपको नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट मिलेंगे। अब यहाँ पे हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें हार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है। अगर आप देखो, अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। अगर आप देखेंगे कॉर्डेट्स में तो पोस्ट एनल टेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में आपको पोस्ट एनल एब्सेंट मिलेगा। कॉर्डेटा फाइलम है ना, इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है उसमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं ना, अब नोटोकॉर्ड तीनों में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको कॉर्डेटा बोलते हैं। लेकिन वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। लेकिन आप सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में देखोगे तो इसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। और ये जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, ये दोनों काफी पुराने हैं, ये दोनों इसलिए इसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराने होते हैं और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यानी कि वर्टिब्रेटा तो आपको मरीन में भी वाटर में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, और आप टेरेस्ट्रियल एनिमल भी होते हैं। लेकिन ये जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं, ये दोनों मिला करके प्रोटोकॉर्डेटा कहलाएगा, वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। आप अगर यूरोकॉर्डेटा में देखें तो यूरो का मतलब होता है टेल। अब इसमें ना ट्यूनिसिन प्रोटीन का एक इस पर लेयर होता है, इसलिए इसको ट्यूनुकाटा भी कहा जाता है। अब इसको ना देखिए, नोटोकॉर्ड जो होता है ना, इसको नॉन वर्टिब्रेटा इसलिए भी कहते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है, लेकिन इसका जो लार्वाल स्टेज होता है ना, लार्वा, तो उसके टेल में होता है, यानी कि नोटोकॉर्ड ओनली अवेलेबल इन टेल ऑफ लार्वा। अब इसका एग्जांपल जैसे कि एसिडिया हो गया, साल्पा हो गया, डोलियोलम हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। अगर आप वही सेफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे तो सेफेलो मतलब होता है हेड, यानी कि इसमें जो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है क्योंकि ये कॉर्डेटा है, लेकिन इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड
बचपन से लेकर के एडल्ट तक रहता है, हेड से लेकर टेल तक रहता है, लेकिन कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये होते हैं सेफेलोकॉर्डाटा। इसमें अगर आप देखोगे इसका एग्जांपल जो होता है वो जैसे ब्रैंकियोस्टोमा हो गया, एम्फीऑक्सिस हो गया, लैंसिलेट हो गया। लैंसिलेट मतलब हसिया शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको लैंसिलेट या फिर एम्फीऑक्सिस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वर्टिब्रेटा के बारे में। तो ये जो वर्टिब्रेटा होता है ये फर्दर फिर ये डिवीजन इस पे बनते हैं। तो दो डिवीजन इसमें आते हैं, एक एग्नेथा होता है और नैथोएस्टोमेटा होता है। अब जो एग्नेथा का मतलब होता है इसमें ना जबड़ा लेस होता है, यानी कि जॉज होता है ना वो लैक होता है, अब्सेंट होता है, इसीलिए इसका मुंह जो होता है ना सर्कुलर होता है, ओपन होता है, सक्टोरियल होता है। सक्टोरियल का मतलब होता है ये ना खाना को चूस करके खाएगा, यानी कि सक करके खाएगा। और ये हमेशा जो होता है ना ये मछली के ऊपर एक्टोपैरासाइट बन के रहता है। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के अंदर और एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है ये बॉडी के बाहर होता है। अब चूंकि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं तो बेसिकली जो डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स होते हैं, यानी कि ना इसमें ना स्केल्स भी नहीं होता और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। मछली में आपने देखा होगा कि उसमें फिन्स होते हैं, लेकिन इसमें फिन्स होते हैं लेकिन एक ही साइड में होते हैं। मछली की तरह दिखते हैं लेकिन ये मछली होते नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही मछली की तरह स्केल्स होता है और ना ही मछली की तरह पेयर फिन्स होते हैं। एक ही, यानी कि आप देख करके ही आसानी से पता कर पाओगे कि इसमें फिन्स मिलेंगे ना एक ही साइड मिलेंगे, इससे आप आसानी से पता कर पाओगे कि ये मछली नहीं है, ये बेसिकली साइक्लोएस्टोमेटा है। साइक्लोएस्टोमेटा बेसिकली जो एग्नेथा होता है ना, इस एग्नेथा का एक क्लास होता है जिसको साइक्लोएस्टोमेटा बोलते हैं। अब इसमें ना पेयर गिल स्लिट्स मिलते हैं। अब गिल स्लिट्स तो मिलेगा क्योंकि पानी में रह रहा है तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, तो इसमें 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं। अगर आप देखिए ना तो इसका जो पूरा बॉडी बना हुआ है ना ये कार्टिलेज का बना होता है। अब इसका बेसिकली ये मरीन एक्सक्लूसिवली होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र के पानी यानी कि मरीन वाटर में ही मिलेंगे। अब इसमें एक खास बात होती है कि ये बेसिकली क्या होता है कि ये मरीन वाटर में होता है, लेकिन जब ये स्पॉनिंग करना होता है ना, स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडा ले करना, तो इसको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। अब फ्रेश वाटर में कैसे जाएगा समुद्र में, तो जहाँ नदी का पानी फ्रेश वाटर जब समुद्र के पानी में मिलती है ना तो वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे जा करके वो अंडा ले करता है, एम्ब्रियो बनता है उसका, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं, पहले तो लार्वा बनेगा, पहले लार्वा बनता है और उस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, और उस मेटामॉर्फोसिस बनने के बाद जब वो एडल्ट हो जाता है फिर वो बाद में जाकर के अपना मरीन वाटर में हो जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, जब ये स्पॉनिंग करती है ना तभी इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि डेथ कर जाती है, यानी कि डिलीवरी के टाइम में ये डेथ कर जाता है। फिर इसका जो बच्चा होता है फिर से ये एडल्ट होता है मेटामॉर्फोसिस करके, फिर वापस ये माइग्रेट कर जाता है अपने ओरिजिनल स्थान यानी कि मरीन वाटर में। तो ये इसमें अब इसका जो एग्जांपल बेसिकली होता है इसमें जो पेट्रोमाइजोन एग्जांपल होता है जिसको लैम्प्रे भी कहा जाता है, और एक मिक्सिन होता है जिसको हैगफिश भी कहा जाता है। अब जैसे कि क्वाड्रेटा था, इसके 3 सब फाइलम थे, यूरोक्वाड्रेटा, सेफेलोक्वाड्रेटा और वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में मैंने आपको बता दिया इसमें 2 डिवीजन बनता है, एक एग्नेथा और नैथोएस्टोमेटा, जिसमें एग्नेथा में जो जॉ लेस होते हैं जिसमें साइक्लोएस्टोमेटा क्लास होता है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया अभी। अब नैथोएस्टोमेटा की बात करते हैं, यानी कि इसमें जॉ जो होते हैं वो होते हैं, यानी कि बियर जॉ होते हैं। अब इसमें भी इसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, एक पाइसेज यानी कि मछली और दूसरा हो गया टेट्रोपोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, इसमें 4 पैर मिलेंगे, जिसमें इसका जो क्लास होता है बेसिकली एम्फीबियंस हो गए, रेप्टिलिया हो गया, एवीज हो गया, मैवेल्स हो गया, ये सब क्या है सुपर, ये सब बेसिकली क्लास है। टेट्रापोडा सुपर क्लास के ये सब बेसिकली क्लास है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाइसेज के बारे में, यानी कि इसका जो क्लास होगा 2 क्लास होगा इसमें, एक कॉन्ड्री इक्थायस और एक ऑस्टियो इक्थायस। कॉन्ड्री का मतलब होता है ना कार्टिलेज, और ऑस्टिक का मतलब होता है ना हड्डी का बना होता है, और इक्थायस मतलब मछली। ये जो कॉन्ड्रो इक्थायस होता है ना ये कार्टिलेज फिश होता है, और जो ऑस्टियो इक्थायस होता है इसको बोनी फिश भी कहा जाता है, यानी कि बोन का बना होता है, और जो कॉन्ड्रो इक्थायस है ये कार्टिलेजिनस फिश होते हैं बेसिकली। अब जो कॉन्ड्रोइक्थायस होते हैं यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाएंगे। लेकिन ये जो ऑस्टियोइक्थायस होते हैं ये मरीन एंड फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं। जैसे कि कॉन्ड्रोइक्थायस को ना आप सिंपल शार्क्स के जैसे समझिए, जो शार्क होता है और शार्क हमारे जैसे होते हैं, यानी कि वो विविपैरस होते हैं, इसमें यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि डायोसियस इसमें होता है बेसिकली। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे ना तो इसमें देखेंगे ना जो कॉन्ड्रोइक्थायस होते हैं ये जो फिश होते हैं इसका जो वेंट्रल माउथ होता है यानी कि नीचे की तरफ माउथ होता है, लेकिन आप ऑस्टियोइक्थायस में देखेंगे इसका जो टर्मिनल माउथ होता है। जैसे कि मछली जो वगैरह जो हम लोग खाते होते हैं ना वो ऑस्टियोइक्थायस ही होते हैं, बेसिकली बोनी फिश को हम लोग खाते हैं, उसका एग्जांपल हम लोग आगे समझने वाले हैं। जो कॉन्ड्रोइक्थायस होते हैं ये काफी मतलब टेल्स एसिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसके जो टेल्स होते हैं ना यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टेल्स काफी एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन आपने मछली देखा होगा, आप खाते भी होंगे, अगर खाते होंगे तो देखे होंगे आप, टेल्स इसका सिमेट्रिकल मिलता है। अब इस कॉन्ड्रोइक्थायस में 5 to 7 पेयर गिल्स मिलते हैं, लेकिन ऑस्टियोइक्थायस वाले में 4 पेयर गिल्स मिलता है।
अब इसके गिल्स के ऊपर ना एक आपको ओपरकुलम नहीं मिलेगा, यानी कि कॉन्ड्रोइक्थायस वाले में ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इस ऑस्टियोइक्थायस में ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम बेसिकली ये जो गिल स्लिट्स है ना उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है वो उसको ओपरकुलम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो कॉन्ड्रोइक्थायस होते हैं इसके जो लोअर पेल्विन वाला एरिया है, यानी कि पेल्विन फिन्स जो होते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लास्पर बोलते हैं। एक्चुअली ये पेनिस होता है, इस मछली का ना ये पेनिस होता है, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन बेसिकली बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आपको ऑस्टियोइक्थायस में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि क्लास्पर वगैरह यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब ये जो कॉन्ड्रोइक्थायस होते हैं इसके प्लिक्वाइड स्केल्स का बना होता है और यही स्केल्स ना काफ़ी खतरनाक स्थिति में बदल जाता है। अब इसकी वजह से आप देखते होंगे कि मैक्सिमम अटैक शार्क जो होता है वो इंसान के ऊपर करता है, क्योंकि उसका जो दांत होता है वो काफ़ी हैवी होता है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी प्लेक्वाइड स्केल्स का बना हुआ है और वही स्केल्स टीथ में कन्वर्ट हो जाता है उसके मुंह में, तो काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा इस बोनी फिशेज यानी कि ऑस्टियोइक्थायस में। ये प्लेक्वाइड नहीं, बेसिकली यहाँ पे आपको साइक्लोइड स्केल्स देखने को मिलेंगे। अब कॉन्ड्रोइक्थायस में जो शार्क जैसे हो गया, जो कार्टिलेजिनस फिश हो गया ना, ये कंटिन्यू दौड़ मतलब इसको स्विमिंग करनी होती है। ये 1 मिनट बिना 1 सेकंड भी बिना स्विमिंग करके जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आप ऑस्टियोइक्थायस में देखेंगे ना, जो मछली होती है बिना स्विमिंग किए भी कुछ देर तक वो पानी में स्विमिंग कर सकती है, वो रह सकती है, डूबती नहीं, क्योंकि उसमें एयर ब्लैडर मौजूद होता है। उसी एयर ब्लैडर के मौजूदगी से ये तैर पाता है। अभी जो कॉन्ड्रोइक्थायस होता है ये विविपैरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन आप अगर वही ऑस्टियोइक्थायस यानी कि बोनी फिशेज में देखोगे तो ये ओविपैरस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दोनों में ही डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अब आपको बस एम्फीबियन में देखने को मिलेगा। अब गिल्स प्रेजेंट होते हैं इन पेयर्ड, यानी कि दोनों में जो गिल्स होगा ना वो पेयर्ड होगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा इसको। ये जो कॉन्ड्रोइक्थायस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और जो बोनी फिशेज यानी कि ऑस्टियोइक्थायस होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कॉन्ड्रोइक्थायस का। इसका एग्जांपल बेसिकली एक स्कोलियोडॉन होता है जिसको डॉग फिश कहा जाता है, प्रिस्टिस होता है जिसको सॉ फिश बोलते हैं। आप अगर देखें तो इसमें आता है कैरोडॉन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क भी बोलते हैं, और इसमें एक आता है ट्राइगोन जिसको स्टिंग रे भी बोलते हैं। स्टिंग रे मतलब जहर निकाल करके मार देता है, और इसमें एक टॉर्पीडो भी आता है, बेसिकली उसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, तो करंट लगा के मार देता है। आप इसमें एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसको प्रिस्टिस बोला जाता है, सॉ फिश, यानी कि इसका मुंह जो होता है ना बिल्कुल आरी के जैसा होता है। तो इसमें आप जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो एक स्कोलियोडॉन यानी कि शार्क का पिक्चर बना हुआ है और दूसरे नंबर में प्रिस्टिस का इसमें दिया हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो जो ऑस्टियोइक्थायस का जो एग्जाम्पल है इसमें बेसिकली जो मरीन में भी मिलता है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है और एक्वेरियम में भी मिलता है। जो मरीन में मिलता है उसमें एक आता है एक्जोसिटस। आपने कभी कभी समुद्र में या टीवी वगैरह में देखा होगा कि एक फ्लाई करता हुआ आपको समुद्र में मछली दिखाई पड़ेगा, उसको एक्चुअली एक्जोसिटस बोलते हैं। ये फ्लाइंग फिश होता है। हिप्पोकैम्पस हो गया जिसको सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा कहा जाता है, ये मरीन में मिलता है। वहीं आप देखोगे जो फ्रेश वाटर मिलते हैं जैसे कि लेबिया हो गया, जो रोहू बेसिकली होता है, हम लोग अपने आसपास देखते होंगे रेहू बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखें तो इसको रोहू बोलते हैं। फिर काटला हो गया, काटला भी जानते होंगे। क्लारियस हो गया जो मगुर मछली होता है। एक्वेरियम वाला इसमें एक बेटा फ्लाइंग फिश हो जाता है, और इसमें एक टीरोफाइलम होता है जिसको एंजल फिश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टेट्रापोडा के बारे में। अब ये जो टेट्रापोडा उसमें 4 पैर मिलेंगे, जिसमें एम्फीबिया आता है, एविज आता है, रेप्टेलिया आता है और मैमल्स आते हैं। पहले हम लोग एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है, एम्फी मतलब डुअल नेचर और बियन मतलब बायो, यानी कि ये पानी में भी रह सकता है और ये लैंड पे भी रह सकता है। ये रहना ही पड़ेगा इसको, ये बिना पानी का भी नहीं रह सकता और बिना टेरेस्ट्रियल भी नहीं रह सकता, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखो तो मेढक से आप याद रखो, मेढक एम्फीबियन होते हैं। बेसिकली ये तो टेरेस्ट्रियल में तो रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको ना जाना ही पड़ता है पानी के ऊपर, पानी के अंदर जाना ही पड़ता है, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। मोस्ट ऑफ ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एनिमल्स आता है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक थायोफिश आता है, वो लिम्बलेस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब इसमें आप बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, अब देखिए फ्रॉग के बारे में ना आपको अलग से पढ़ना है नीट के लिए, तो आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि हेड होता है इसकी बॉडी में, ट्रंक होता है, नेक कभी नहीं होता है एम्फीबियन में। अगर आप देखेंगे तो इसमें ना जो टेल प्रेजेंट हो भी सकता है। इसमें एक ऐसा मेंबर है जिसमें टेल होता है जिसको सैलेमेंडर कहा जाता है, जिसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल में वो आएगा। अगर आप देखेंगे एम्फीबियन का जो स्किन होता है काफ़ी मॉइस्ट होता है, विदाउट एनी स्केल्स का। आई जो होता है वो आईलिड्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ईयर की बात करें ना तो इसमें टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स होता है। टिम्पैनम का मतलब जो मिडिल ईयर होता है ना, उसके बाद ईयर कैनाल आता है, फिर पिन्ना आता है। तो ये जो आप रेप्टेलिया देखोगे और एम्फीबियन देखोगे उसमें टिम्पैनम रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स होते हैं उसमें टिम्पैनम।
फिर रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स होगा, लंग्स भी होगा और स्किन होगा। इसका ज़्यादा चर्चा आप लोग फ्रॉग में समझेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, फ्रॉग बताऊंगा, उस टाइम में बताऊंगा आपको इसके रेस्पिरेशन के बारे में और अच्छे से। अब इसमें जो होता है ना, हार्ट 3 चैम्बर होते हैं। अब हम लोगों में क्या होता है कि 4 चैम्बर होता है, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं यानी कि फ्रॉग जो वगैरह होते हैं उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। अब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ना, अपना टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि बाहर अगर जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर इनके बॉडी में होगा, लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है जैसे कि बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन ही रहता है, तो उसको वार्म ब्लडेड बोलते हैं। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगर आप देखें तो इसमें सेक्सेस होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इतना ज़्यादा हायर फाइलम में हम लोग आ गए हैं तो यूनिसेक्सुअल ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल मिलता है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बाहर निकाले जाएंगे, बाहर रिलीज होंगे और फर्टिलाइज करेंगे बाहर। अब ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि ओविपेरस का मतलब होता है ये अंडा ले करते हैं। अब डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एक फ्रॉग का बच्चा, तो आप देख के पता ही नहीं लगा पाओगे ये फ्रॉग का बच्चा है कि मछली का बच्चा है। दिखने में बिल्कुल मछली जैसा लगता है, यानी कि ये डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट, इसलिए इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, इनमें ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको क्लोएका बोलते हैं। अब इसी क्लोएका में भी यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी ओपन होता है, जिसको क्लोएका बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया अपना जब फ्रॉग में बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे क्लियर से बताऊंगा और अच्छा से फोटो वोटो बनाकर मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है एक ब्यूफो, जैसे कि इसको टोड भी बोला जाता है। जैसे कि राना टिग्रेना जो होता है बेसिकली फ्रॉग होता है। इसमें एक ट्री फ्रॉग होता है जिसको हाइला बोलते हैं। एक सैलेमेंडर होता है, सैलेमेंडर के बारे में भी मैंने बात करी, जो इसमें बेसिकली वो इसमें टेल होते हैं, यानी कि पूछ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें ना पूछ होता है। और एक इक्थायोफिश होता है, लिम्बलेस एम्फीबियन बोला जाता है, यानी कि इसमें लिम्ब होता नहीं है। जैसे कि आप जनरली देखोगे मेढक वगैरह में लिम्ब होते हैं, लेकिन इक्थायोफिश वगैरह में लिम्ब नहीं होते, इसलिए इसको इक्थायोफिश को लिम्बलेस एम्फीबियन बोला जाता है। अब बात करते हैं रेप्टिलिया के बारे में। अब रेप्टिलिया जो होता है ये रेप्टाइल का मतलब रेप्टम सबसे लिया गया है। रेप्टम का मतलब होता है बेसिकली लैटिन वर्ड है कि ये, इसका मतलब होता है क्रीपिंग एंड क्रोइंग, मतलब रेंगना। अब रेप्टिलिया आप देखेंगे जैसे सांप, सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आपको सांप दिमाग में रखना है, ये रेंग के चलता है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। इनके बॉडी पे अगर आप देखोगे ना, इसका जो बॉडी होता है ना काफ़ी कॉर्निफाइड होता है, यानी कि कांटेदार होता है। अब इसमें स्केल प्रेजेंट होते हैं, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स होते हैं इसमें। ईयर जैसे मैंने बात करी, मिडिल ईयर की मैंने बात करी तभी वही हो गया इसमें, यानी कि सेम एम्फीबियन वाली बात होगी। अब इसमें 2 पेयर लिम्ब्स होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स होंगे। अपने जैसे सांप में देखा होगा उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि 2 पेयर्स लिम्ब्स होते हैं इफ आर प्रेजेंट। अब हार्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर्ड का होता है, जैसे लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर यहाँ पे हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब रेप्टिलिया जो होता है इसको पोइकिलोथर्मस बोला जाता है। पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड को ही पोइकिलोथर्मस बोला जाता है। यानी कि अब इसमें एक स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब ना शेड भी छोड़ते हैं। अब ये जो होता है ओविपेरस होते हैं और सेक्सेज आर सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है ये बिल्कुल इंटरनल होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। अब इसके अगर हम बात करें एग्जाम्पल के, एक होता है चिलोन, जिसको टर्टल भी कहा जाता है। चिलोन बेसिकली ना पानी में ज़्यादा मिलेगा आपको, कछुआ होता है इसको। और एक होता है स्टूडो, जिसको टोर्टोइज बोला जाता है, ये भी कछुआ ही उसको बोलते हैं, लेकिन ये लैंड पे ज़्यादा रहता है। एक होता है कैमिलियन, बेसिकली इसको ट्री लिजार्ड बोला जाता है। कैलोटस गार्डन लिजार्ड बोला जाता है। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल के बारे में जानते होंगे। एलिगेटर होते हैं। हेमीडेक्टाइलस, जो अपने घर में आप जो वॉल पे जो लिजार्ड देखते हो ना, उसको हेमीडेक्टाइलस बोला जाता है। और इसमें एक पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, यानी कि ये ना पॉइजन छोड़ते हैं, यानी कि अगर ये काट लेगा तब कोई मर भी सकता है, यानी कि मर ही जाता है। इसको पॉइजनस स्नेक्स बोलते हैं, जिसमें कोबरा आता है जिसको नाजा बोला जाता है। करैत आता है, करैत के बारे में आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, जानते होंगे, जो गांव के लोग हैं उनको करैत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बेंगारस कहा जाता है उसको। एक वाइपेरा होता है जो वाइपर होता है। अब हम बात करते हैं एविज, यानी कि पक्षी के बारे में। जैसे ही पक्षी आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आएगा वो उड़ता है, उसमें फेदर होते हैं, चोच होते हैं, यानी विक्स होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है ना एविज का, ये जो होते हैं ना ये फेदर होते हैं इसमें, यानी कि पंख होते हैं इसमें। अब ये ना मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता है, इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई बिकॉज फ्लैटलिस्ट वर्ड, यानी कि एग्जाम्पल में बात कर रही है ऑस्ट्रिच की।
अगर आप देखेंगे तो इसका जो बिक्स होता है ना, ये जो जॉज होते हैं ना, वो पोजेस बिक्स यानी कि मॉडिफाई होकर के बिक बना लेता है, चोंच बना लेता है। अब इसका जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, जिसके सहारे वो उड़ पाता है, और जो हाइंड लिम्स है उसके सहारे वो वॉकिंग करता है, स्विमिंग करता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज करनी होती है चलने के लिए वो सारी कर लेता है। अगर आप देखिए इसका स्किन ड्राई होता है, इसके अंदर कोई ऐसा ग्लैंड होता नहीं है, और अगर देखें तो थोड़ा सा अगर ग्लैंड होगा तो वो आपको बेस ऑफ टेल में मिल जाएगा। एंडोस्केलेटन ना हॉलो होता है ताकि ये हल्का हो, ताकि ये फ्लाई कर सके। और अब देखोगे तो इसमें ना एक डाइजेस्टिव ट्रैक में ना आपको अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा इसका जो बर्ड्स होता है ना, एक्चुअली ये कॉकरोच में ही मिलता है, लेकिन जब मैं कॉकरोच बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें ना क्रॉप एंड गिजार्ड ही मिलता है। क्रोप का मतलब होता है ना फूड को ना ये स्टोर कर लेता है, ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। अब देखिए इतना दूर उड़ करके जाएगा ये, इसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इसके पास क्रोप होता है जिससे वो फूड को स्टोर कर लेता है। इसमें गिजार्ड भी होता है, गिजार्ड बेसिकली वो च्युइंगम करने में काम आता है, उसको चिबाता चबाता वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अब इसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि ये भी जो होते हैं ना वार्म ब्लडेड होते हैं, लाइक अस, हम लोगों की तरह ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि अपना टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकते हैं एनवायरनमेंट के खिलाफ। अगर आप देखें तो इसको बेसिकली जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसको पोइकियोथर्मस बोलते हैं, लेकिन जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसको होम्योथर्मस बोला जाता है। मींस दे कैन मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसके लंग्स में ना इसको बहुत दूर तक जाना है तो बेसिकली इसके पास ना एयर सैक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये एयर सैक्स होते हैं, इसके लंग्स के पास एक एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखोगे तो इसका सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी इसका इंटरनल होगा, ओविपेरस होते हैं, और ऑफकोर्स इतना बड़ा फाइलम में आ गए हम लोग, इतने अपर में आ गए हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक कौवा आता है जिसको क्रो बोलते हैं, जो कॉर्बस होता है, कोलम्बा जैसे कि पिजन हो गया, सिटाकुला यानी कि पैरट यानी तोता की बात कर रहे हैं। फिर इसमें आप ट्रूथियो देखोगे जो ऑस्ट्रिच होता है, जो फ्लैटलेस बर्ड होता है, फिर पैबो यानी पिकॉक हो गया, फिर एप्टिनोडाइटस जो पेंगुइन बेसिकली होता है, और जो वल्चर होते हैं उसको नियोफ्रॉन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मैमिलिया के बारे में, अपने लोग के बारे में, यानी कि अगर मैमिलिया में देखें तो दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ये कहीं भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, हर जगह रहते हैं। यानी कि पोलर आइस में अगर बात करोगे तो डिजर्ट में मिलेगा, माउंटेन में मिलेगा, फॉरेस्ट में मिलेगा, हर जगह मिलते हैं मैमिलियन। यानी कि ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, केव्स में मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव कैन फ्लाई और लिव इन अ वाटर, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लाइक चमगादड़ जो होता है वो फ्लाई कर सकता है। और अगर आप वेल देखोगे, डॉल्फिन देखोगे, ये सब मैमिलियंस हैं, यानी कि इसमें मेमोरी ग्लैंड मिलता है, तो यानी कि ये पानी में भी रहता है, उड़ता भी है, किसी भी हैबिटेट में रह लेता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो इसकी डाइवर्सिटी मिलती है ना इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट, वो मैमेलियन की ही मिलती है, यानी कि दे हैव ए मेमोरी ग्लैंड। और अगर आप देखें तो जो 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलते हैं फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, पील खोदना यानी कि ब्रोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, हर जगह ये आपको ये सब चीज़ मिल जाएंगी। अब इसके बॉडी पे हेयर होता है, पिन्ना, यानी कि इसमें ना पूरा पिन्ना ही बन गया, ईयर पिन्ना जो बाहर से दिखता है उसको ईयर पिन्ना बोला जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ मिलते हैं इसके अंदर, जॉज प्रेजेंट होते हैं, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है। अब ये भी जो होता है ना वार्म ब्लडेड होता है, यानी कि होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर। अगर आप वही देखोगे तो इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस होते हैं। एक्सेप्शन एक जो एकिडना होता है ना, स्पाइनी एंटेटर बोला जाता है, वो विविपेरस बेसिकली नहीं होते। और एक ओविपेरस में आप देखोगे तो ऑर्थोरिंकस हो जाता है, प्लेटिपस जिसको बोलते हैं, वो एक ओविपेरस हो जाता है, और एकिडना जो होता है वो ओविपेरस हो जाता है। लेकिन सारे के सारे विविपेरस ही होते हैं, यानी कि डायरेक्ट यंग वन को बर्थ करते हैं। लेकिन एक कंगारू होता है, अब इसके पास ना ये डायरेक्ट यंग वन को बर्थ तो करता है, लेकिन कुछ टाइम तक अपने जो एक इसके पास ना मार्सुपियल्स होते हैं, इसको मार्सुपियल्स भी कहा जाता है। मार्सुपियल्स थैली जो सैक होता है उसमें कुछ दिन तक कंगारू वगैरह आप देखते होंगे, वो कुछ दिन तक मैच्योर होने के लिए अपने बेबी को छोड़ देता है। फिर वो जब प्रॉपर मैच्योर हो जाता है फिर जाकर के वो रिलीज करता है अपने बच्चे को। अगर आप देखोगे इसका एग्जांपल तो आपको वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल मिलेंगे, लाइक फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बात करें, जैसे टिरोपस हो गया, कैमेलियस यानी कि कैमल ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं, मंकी जैसे बंदर हो गया, मैकाका इसको बोलते हैं, इसका बेसिकली साइंटिफिक नाम है। रैट देखे तो इसको रैटस बोलते हैं, डॉग कैनिस हो गया, बिल्ली फैनिस हो गया, एलिफेंट हो गया, एलिफस इसको बोलते हैं, एक्वस हो गया। बेसिकली जो डॉल्फिन होता है उसको डेल्फिनस बोलते हैं। फिर अगर आप देखो तो ब्लू वेल को बेसिकली ब्लेनोटीरा बोलते हैं। फिर पैंथेरा टिग्रिस हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, यानी कि जो पैंथेरा टिग्रिस जिसको टाइगर बोला जाता है, बेसिकली पैंथेरा टिग्रिस, ये पैंथेरा लियो, दीज आर द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर्स एंड लाइन। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे एनिमल किंगडम के बारे में, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
मैं एक चैप्टर 11th का बॉटनी ले लूँगा, फिर जूलॉजी ले लूँगा, फिर अगले में फिर मैं 12th का फिर बॉटनी जूलॉजी ले लूँगा। इस तरह से मैं पूरा आपका 11th 12th का कंप्लीट करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।